आप सभी का हरियाणा विधानसभा में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शीतकालीन सत्र के बाद हम अभी सब मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष आप सभी के लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए सभी के लिए मंगलमय हो। वर्ष 2025 ने बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां इसमें रही हैं। अगर मैं हरियाणा विधानसभा की गतिविधियों को भी देखूं तो एक वर्ष में हमारे 3 सत्र हुए हैं, जिसमें 21 बैठकें उसके अंदर हुई हैं और अन्य विधायिका से संबंधित गतिविधियां भी बड़ी संख्या में, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई हैं जो लगातार वर्ष भर चली हैं और आने वाले समय में भी ये सभी गतिविधियां विधायिका को और प्रभावी बनाने का ये जो प्रयास है ये लगातार जारी रहेगा। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप आज पूरे भारतवर्ष के सभी विधानमंडल, सभी वन नेशन वन लेजिस्लेचर और एक लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पे आने की वो प्रक्रिया वो जारी है। मैं आप सभी को शीतकालीन सत्र से संबंधित कुछ जानकारियां साझा करना आपके साथ चाहूँगा। ये 3 दिनों तक 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चले इस सत्र में 4 बैठकें हुई हैं और इसमें सदस्यों की हाजिरी भी काफ़ी अच्छी रही है। सत्र की कुल अवधि 23 घंटे और 45 मिनट रही है। सत्र की उत्पादकता की अगर मैं बात करूं तो वो 100% से अधिक रही है। आप सब जानते हैं कि शीतकालीन सत्र आम तौर पर एक छोटी अवधि का सत्र होता है, फिर भी इसके अंदर 3 प्रश्नकाल और 3 शून्यकाल इसके अंदर रखे गए। और प्रश्नकाल की अगर मैं बात करूं तो 40 विधायकों के 80 प्रश्न स्वीकृत हुए तथा ड्रॉ में 60 प्रश्न निकले थे। और ओरल की अगर हम बात करें तो ओरल में 60 में से 51 प्रश्न वो टेकअप हुए हैं, जो लगभग 85% है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न लगे हैं उसमें कांग्रेस के माननीय सदस्यगणों के 22 प्रश्न लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगणों के 14 प्रश्न लगे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यों के 2 और निर्दलीय विधायकों के 2 प्रश्न इसमें लगे हैं। साथ ही अगर मैं शून्यकाल की बात करूं तो 3 शून्यकाल में 3 घंटे और 18 मिनट सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिला, जिसमें 70 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 32 सदस्य 91 मिनट बोले हैं, कांग्रेस के 33 माननीय सदस्य 94 मिनट बोले हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के 2 सदस्य 6 मिनट बोले हैं तथा निर्दलीय 3 सदस्य 7 मिनट तक उन्होंने अपनी बात रखी है। कुल मिलाकर सभी माननीय सदस्यगणों को शून्यकाल में बोलने का अवसर मिला है। इस सत्र में 16 विधेयक पारित हुए हैं और साथ ही ध्यान आकर्षण सूचना जो कॉलिंग अटेंशन है वो इंडियन नेशनल लोकदल के श्री अर्जुन चौटाला उनकी तरफ से जो प्राप्त हुई थी उसके ऊपर उसको एडमिट किया गया था, वो टेकअप हुई है। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर रघबीर कादियान व अन्य 32 सदस्यों की तरफ से जो सूचना प्राप्त हुई थी, जो कि अपराध, नशा, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता, दूषित पर्यावरण आदि का बढ़ना, साथ ही प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार, हत्या, फिरौती, डकैती आदि तथा नागरिकों को जान माल की सुरक्षा न मिलना आदि व पुलिस का असहाय होना, ऐसे विषय सभी शामिल थे। साथ ही उस अविश्वास प्रस्ताव में HKRN, बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्तियों में देरी, खिलाड़ियों की मौत, वोट चोरी, खेतों में जल भराव, खाद की कमी, बीमा राशि का भुगतान व फसलों के भाव आदि
साथ ही प्रदेश का कर्ज, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व नागरिक सुविधाएं आदि ये सभी विषय उसमें शामिल थे। क्योंकि विषय बहुत अधिक थे, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव और वो नियमों के अंतर्गत वो आता था, इसलिए उसको स्वीकार किया गया, जिस पर 4 घंटे और 40 मिनट तक उसके ऊपर चर्चा हुई, जिसमें 17 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। जिन सदस्यों ने भाग लिया उसमें कांग्रेस पार्टी के 8 सदस्य वो 87 मिनट बोले, भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्य 69 मिनट बोले, इंडियन नेशनल लोकदल के 2 सदस्य 15 मिनट बोले और माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें 109 मिनट में अपना जवाब दिया। साथ ही सरकारी प्रस्ताव जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री महिपाल डांडा उसको लेकर आए थे, जो कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर चर्चा को लेकर, उसके ऊपर भी चर्चा करवाई गई। साथ ही विधायक श्री घनश्याम दास जी का रूल 84 के अंडर जो प्रस्ताव मिला था उसको भी एडमिट किया गया, जो कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसके ऊपर भी 113 मिनट चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस के 3 सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्यों ने हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री जी ने भी उस चर्चा में हिस्सा लिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री राम कुमार कश्यप जी का एक प्रस्ताव आया था, जो कि चुनाव सुधार प्रक्रिया से उत्पन्न स्थिति से फैली भ्रांतियों को लेकर उनका जो प्रस्ताव आया था उसके ऊपर भी चर्चा हुई। लगभग 96 मिनट उस पर चर्चा हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तथा इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यों ने उसके अंदर हिस्सा लिया। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने भी उसमें अपनी बात रखते हुए उसमें वॉकआउट किया था, उसका विरोध किया था। परंतु साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि सत्र में दर्शकों की भागीदारी बहुत अच्छी रही है। लगभग 1058 विजिटर्स ने विधानसभा की कार्रवाई इन 4 बैठकों के अंदर देखी है। कार्रवाई कुछ समय के लिए बाधित भी रही और बार बार वेल में आने के कारण व सदन में की कार्रवाई में बार बार अनुरोध करने और वार्निंग देने के बाद भी जब उस प्रकार का एक बाधा डालने का कार्य जारी रहा तो 9 सदस्यों को नेम भी करना पड़ा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के अनुरोध पर तुरंत उनको वापस भी बुला लिया गया था। इसी सत्र में कांग्रेस की सदस्य श्रीमती पूजा द्वारा अध्यादेश निरस्त करने हेतु लाया गया प्रस्ताव उसको भी शामिल किया गया और ऐसे ही कांग्रेस के सदस्य श्री आदित्य सुरजेवाला उनकी तरफ से भी जो प्रस्ताव आया उसमें भी जो बिल अमेंडमेंट को लेकर चर्चा हुई। कुल मिलाकर बहुत अच्छी चर्चा, काफ़ी सदस्यों ने बहुत अच्छी चर्चा इस सत्र के अंदर की है। और विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में जो विधानसभा तथा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई जितनी भी मुख्य विधायी गतिविधियां उसकी जानकारी भी पूरे सदन को दी गई है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नियुक्ति उपरांत जो विधानसभा में मान्यता मिलने की सूचना वो भी सदन में दी गई थी और लगभग हर सदस्य को इस शीतकालीन सत्र में बोलने का अवसर मिला है और मुझे खुशी है कि बहुत से सदस्यों ने अच्छे वार्ता करके, अच्छी चर्चा करके एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दिया है। और अंत में शीतकालीन सत्र की समाप्ति राष्ट्रीय गीत और हरियाणा राज्य गीत के साथ की गई। आप इसके साथ ही अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप था कि हमारा कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। कालिंग टेंशन मोशन कार्य स्थगन प्रस्ताव, सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा हुई, तो ये ऐसा क्या हुआ? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव
या नोटिस जो भी आए हैं, लगभग हर प्रकार के नोटिस को इसमें टेकअप किया गया है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से कॉलिंग अटेंशन भी है या उसके साथ ही जो एडजर्नमेंट, जो एक अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया था, और उसमें लगभग सभी मुद्दे, जैसा कि मैंने अभी बोल के सुनाया है, उसमें लगभग सभी मुद्दे उसके अंदर शामिल किए गए थे और उसके लिए 4.25 घंटे तक उसके ऊपर चर्चा करवाई गई। इसी के साथ साथ सरकारी प्रस्ताव भी आया, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है, और रूल 84 के अंतर्गत कुछ ऐसे विषयों के ऊपर भी जो नोटिस आए हैं, चाहे वो वंदे मातरम है या वो प्रदेश में चुनाव सुधार प्रक्रिया से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में, जो फैली हुई भ्रांतियों के बारे में भी जो नोटिस आया था, मैं समझता हूं कि ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे जिनके ऊपर चर्चा करवाई गई है। और इसके साथ साथ जो ऑर्डिनेंस के अंदर कोई डिसअप्रूवल का नोटिस है, उसको भी हमने एडमिट किया। हमने बिल के जो अमेंडमेंट के नोटिस हैं उनको भी हमने स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक छोटी अवधि के सत्र में, जिसमें केवल 4 बैठकें हैं और उसमें 85% प्रश्नों को भी ओरल एग्जामिनेशन उसका हुआ हो, टेकअप हुए हों, मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी सार्थकता इस सत्र की रही है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि 0 आवर में, जैसे मैंने बताया, कि लगभग 70 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये माननीय राज्यपाल महोदय का एक प्रेरोगेटिव होता है कि वो कब सत्र को बुलाएं, और इस बार का सत्र क्योंकि उसमें 10-11 दिन पहले या 12 दिन पहले ही जो सत्र बुलाया गया, और उसके अंदर जो एक कट ऑफ डेट होती है प्रश्न को एडमिट करने की, वो 15 दिन की होती है। माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये विषय आया था कि कुछ ऐसे सदस्य जो हैं जिन्होंने प्रश्न दिए थे, परंतु सत्र जल्दी होने के कारण से काफ़ी सदस्यों के प्रश्न रह गए, तो हमने उस कट ऑफ डेट के बाद जितने ऐसे सदस्यों के प्रश्न आए थे जो टेकअप रूल्स के कारण से नहीं हो पाए थे, तो मैंने उन सभी सदस्यों को 0 आवर में बोलने का मौका दिया और उन्होंने अपने सभी उन विषयों को रखा। एक ये बताएं कि हर सत्र में ये बात सामने आती है कि किसी भी सदस्य ने पिछले हाउस में भी वो सवाल उठाया, उससे पिछले साल में भी उठाया, लेकिन जो भरोसा सदन पटल पे दिया जाता है, मतलब फ्लोर दिया जाता है, वो देखने में आता है कि पूरा नहीं हो पाता। उसके लिए क्या कर रहे हैं आपकी कोई निगरानी कमेटी है कि जो वायदे किए जाते हैं वो पूरे किए जाएं? देखिए, विधानसभा नियम प्रक्रियाओं के अंतर्गत चलती है और एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। जिस प्रकार से हम जब सत्र लगता है और उसके अंदर सभी विषयों पर चर्चा होती है और हर प्रकार के विषय पर चर्चा होती है, उसी प्रकार से वर्ष भर जो हमारी विधानसभा की समितियां हैं, वो समितियां अपना काम करती हैं। उन समितियों के अंदर एक अश्योरेंस कमेटी होती है, जिसके अंदर कोई भी ऐसा अश्योरेंस जो सरकार द्वारा किसी भी माननीय सदस्य को किसी भी विषय पर दिया गया होता है, वो अश्योरेंस कमेटी को रेफ़र होता है और अश्योरेंस कमेटी के अंदर सभी दलों के सदस्य उसके अंदर होते हैं। और जो भी अश्योरेंस जिस डिपार्टमेंट से संबंधित होता है, जब ओरल एग्जामिनेशन उस डिपार्टमेंट का किया जाता है, तो उसमें अधिकारी गणों के साथ वो कमेटी पूरी जानकारी लेती है, सवाल जवाब करती है, और कौन सा एश्योरेंस पूरा नहीं हुआ वो उसके अंदर टेकअप होता है, जिसका ओरल एग्जामिनेशन वो कमेटी करती है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इस प्रकार के विषय हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंदर विधायक गणों की एक अहम भूमिका रहती है, और वो समिति के अंदर जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो वो पूरी जानकारी भी उनको डिपार्टमेंट से मिलती है, और अगर किसी कारण से कोई भी कार्य आगे बढ़ने में किसी तरह की दिक्कत है तो सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि वो उनको जवाब दें, और कमेटी उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी सदन के अंदर पेश करती है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत प्रभावी प्लेटफॉर्म सभी विधायक गणों के पास है, जहाँ पर वो अपने इस प्रकार के सभी विषयों को रखते हैं। ये जो सदस्य हैं, जब ये एश्योरेंस कमेटी है, जैसा आपने बताया कि प्रभावी वो मंच है, तो ये हाउस में जानबूझ के करते हैं कि मतलब ये मैंने पहले भी रखा था, ये हुआ नहीं, जबकि एश्योरेंस कमेटी में वो जाते हैं तो बात होता है?
देखिए, वैसे तो सभी माननीय सदस्यगणों को इन सभी बातों की जानकारी है, फिर भी मैं समझता हूं कि एक सक्रियता सभी सदस्यगणों की रहती है और फील्ड के अंदर भी सभी की एक जवाबदेही भी होती है। तो निश्चित रूप से कोई भी इस प्रकार की बात अगर सदन में आती है, हालांकि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म निश्चित है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही वो विषय आगे बढ़ता है, फिर भी विधायकगण अपने कामों को फॉलोअप करने के लिए सरकार के पास भी टेकअप करते हैं, सदन में भी विषय उठाते हैं। अच्छी बात जी। जिस प्रकार से कांग्रेस बार बार वेल में जाती रही, अब अफगान पैदा होता रहा, इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के अंदर संवाद का एक बहुत बड़ा महत्व है और जितना संवाद अच्छा होगा, जितना सार्थक होगा, उतना ही हम जनहित को साध सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि सत्र के अंदर कितने प्रकार के विषय आते हैं, कितने प्रकार की चर्चाएं आती हैं, चाहे वो सरकार के कार्यों को लेकर है, सरकार की नीतियों को लेकर है, सरकार की योजनाओं को लेकर है, विभिन्न डिपार्टमेंट्स से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों की बात है, प्रदेश में जो भी करंट में कोई भी ऐसे विषय होते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, वो सारे विषय यहाँ पर आते हैं। और कई बार इस प्रकार के विषय भी आते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया कि कई बार कोई कार्य सरकार का या कोई फैसला ऐसा होता है जिसके कारण से समाज के अंदर कोई भ्रांति फैल जाए, तो वो भी जिम्मेवारी सदन और माननीय सदस्यगणों की होती है कि वो प्रदेश की जनता को क्लियर बताएं कि इसकी असलियत क्या है। साथ ही साथ बहुत सारी इस प्रकार के विषय भी आते हैं जो हमारे गौरवशाली इतिहास से जुड़े हुए हैं, ताकि हमारे समाज के अंदर वो विषय भी निरंतर जाते रहें। तो मैं समझता हूँ कि हर प्रकार के विषय आते हैं और जितनी व्यापक चर्चा होगी उतना ही एक जागरूक समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि व्यवधान से किसी का भी कोई हेतु पूरा नहीं होता, व्यवधान ना हो यही लोगों के हित में है। स्पीकर साहब, जो अभी विषय उठाया, आपने नेम किए कुछ विधायक कांग्रेस के, उसमें से एक विधायक का वीडियो काफी वायरल हुआ, क्या आपने भी देखा होगा। गीता बुक्कल लेडी मार्शल को थप्पड़ दिखाती हुई नजर आई, तो क्या आप उसके ऊपर कोई एक्शन कर रहे हैं या कोई सो मोटो ले रहे हैं या कोई शिकायत आई है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि विषय कोई भी अगर नोटिस आता है तो उसका संज्ञान लिया जाता है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हर स्थान की, हर व्यक्ति की और हर जगह एक मर्यादा होती है। परिवार के अंदर हम जब रहते हैं तो परिवार में बहुत सारी छूट होती हैं, परंतु जब हम समाज में जाते हैं तो कई बार वो छूट नहीं होती, कुछ बंदिशें होती हैं, मर्यादा समाज की होती है। इसी प्रकार से जब हम विधानसभा और पार्लियामेंट की बात करते हैं, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और हम सब जानते हैं कि मंदिर की अपनी एक मर्यादा होती है जो कि समाज की सबसे बड़ी मर्यादा हम उसको कहते हैं। और ये लोकतंत्र के मंदिर में हम सबको मर्यादित रहना चाहिए, ऐसा मैं विशेष रूप से कहूँगा। कोई भी कार्य, कोई भी हमारा इस प्रकार का कोई एक्ट ना हो जो कि एक समाज के अंदर गलत संदेश जाए, क्योंकि हम सभी यहाँ पर जो सदस्य जो चुनकर आते हैं, हम लोगों के प्रतिनिधि हैं। असली पावर, असली ताकत लोगों की है और जनप्रतिनिधि का काम केवल लोगों की भावनाओं को सदन में व्यक्त करना, सरकार को के ध्यान में लाना कि लोगों की क्या तकलीफ़ें हैं, क्या विषय हैं, और वो जितनी मर्यादा में रहकर, नियम प्रक्रियाओं के तहत रहकर हम काम करेंगे, मैं समझता हूँ उतना ही लोगों का भला होगा। आपने जो कार्रवाई की, जो एक एक करके एमएलए के खिलाफ प्रिविलेज आया, तो वो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लॉबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बाहर भी खेद व्यक्त कर दिया उस घटनाक्रम पे। तो वो ये कहते कि मैं हाउस में माफी मांगना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो अब इसको बाहर वो माफीनामा जो कर रहे हैं उसको किस तरह से लेते हैं, और हाउस में प्रिविलेज वो चलेगा इसी तरह या? देखिए बहुत सारे विषय हैं, देखिए बहुत सारे विषय हैं। वैसे तो ये, इसको मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा कि कोई भी अमर्यादित बात या व्यक्तिगत इस प्रकार का लांछन लगाना या टिप्पणी करना, ये मुझे लगता है कि ये सभी अवॉइडेबल हैं। पर फिर भी कई बार इस प्रकार का प्रकरण हो जाता है तो साथ के साथ वो विषय सुलझ भी जाता है। परंतु अगर कोई विषय ना सुलझे तो नियमों के अनुरूप अगर कोई नोटिस आता है तो स्पीकर को उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है और उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई चलती है। इसी प्रकार से जो एक प्रिविलेज
मोशन अगर आता है तो प्रिविलेज कमेटी को वो रेफ़र होता है, तो प्रिविलेज कमेटी के अंदर वो विषय जाके सेटल भी होता है, या उसके ऊपर जो भी निर्णय प्रिविलेज कमेटी का होता है वो सदन के सामने कमेटी रखती है। स्पीकर साहब, अभी जो पीछे दो क्वेश्चन पूछे गए कि इसके अंदर कुछ विधायकों को नेम किया गया, उसमें देख रहे थे उसमें एक नाम बाद में और भी आपने लिया था, शायद वक्त साहब का नाम था, ऐसा लगा कि वो शायद नहीं, देखिए वो जितने नहीं, वो रिकॉर्ड में जितने नाम आते हैं वही टेकअप होते हैं जी। चेयर जो है ना, चेयर मस्ट प्रिवेल। तो चेयर ने कहा कि जो है ना, स्टैंड ऑफ हुई कि मार्शल्स को ऑर्डर किए गए कि आप इनको जो है वो कहा कि उनको इवेक्ट कीजिए। लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ की एक तरफ तो चेयर का जो रूलिंग है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और दूसरी तरफ जो मेंबर जिनको इवेक्ट करना है, और जो है वो एक तरह के उनका जो व्यवहार है उससे जो है जो मार्शल जिनको जो ऑर्डर किया गया उनको करने के लिए उनके लिए जो है बड़ी ट्रिकी सिचुएशन प्रिवेल कर जाए। इस सिचुएशन को, इस स्टैंड ऑफ इस लॉकजैम को ब्रेक करने के लिए रूल्स क्या कहते हैं? एक दूसरा जो आपने मर्यादा का प्रश्न उठाया, क्या विधानसभा के इस मंदिर में किसी भी माननीय सदस्य के ट्रैक सूट्स में भी आना ये मर्यादा की, इसके ऊपर आप क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, कुछ इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी इस महान सदन में चुनकर आता है वो जनता का प्रतिनिधि है, और मैं समझता हूँ कि इस मंदिर का एक अलग ही एक मर्यादा है, और उस मर्यादा में को अगर हम बनाए रखें तो वो सबके हित में है। बेहतर हो कि इस प्रकार की परिस्थिति ना बने। अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो नियमों के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, परंतु उससे पहले भी मुझे लगता है कि चेयर की तरफ से बार बार अनुरोध भी किया जाता है। अनुरोध करने के बाद फिर भी अगर इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है तो वार्निंग भी दी जाती है, और नेम करना तो ये बहुत उसके बाद का एक विषय होता है, क्योंकि आखिर में प्रदेश की जनता भी देखती है, और ये किसी के हित में नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति बने, और अगर नेम करना पड़े तो फिर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो एक स्थिति होती है। परंतु एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते रहे हैं और उठाने पड़ते हैं, परंतु अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो मुझे लगता है कि मेंबर्स पहले इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति ना आए, परंतु इसके बाद भी जो बनती है तो उसको फॉलो करें, चेयर को फॉलो करें, एक एक करके बता रहे हैं जैसे कि ट्रैक सूट में कोई आ रहे हैं हाउस के अंदर। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि इस तरह का कोई ड्रेस कोड तो नहीं है, परंतु फिर भी एक प्रॉपर जो एक ड्रेस है वो होनी चाहिए। स्पीकर साहब, एक सवाल है मेरा। स्पीकर साहब, इधर अमूमन जो इस बात का सेशन हुआ उसमें तमाम मंत्रियों में चर्चा है कि इस बार विधानसभा स्पीकर ने मंत्रियों को बिठा दिया, जबकि वो सरकार का पक्ष रखते थे। कई मंत्रियों ने आपस में चर्चा की कि भी हम सरकार का पक्ष रख रहे थे, लेकिन स्पीकर साहब ने हमें भी बिठा दिया, जबकि हम सरकार के एक पार्ट है। वो कहते विधानसभा की शायद ऐसी कोई रूलिंग नहीं है कि जिसमें आप मंत्री को बिठा दें। क्या है, मतलब आपकी नज़र से इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार के मंत्री होते हैं, मंत्री को सरकार का पक्ष रखना होता है, और उनको अधिकार है वो कभी भी इंटरवीन करके अपना विषय रख सकते हैं, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर कोई स्थिति खराब ना हो तो उसमें पक्ष विपक्ष का विषय नहीं होता। उस समय में हाउस ठीक से चले, स्पीकर की वो प्राथमिकता होती है, क्योंकि हाउस अगर ठीक से चलेगा तो कहीं ना कहीं उसी से लोगों को लाभ होगा, और किसी तरह की परिस्थिति ना बिगड़े तो उसके लिए कई बार स्पीकर को टोका टाकी जनहित में करनी पड़ती है, वहाँ की मर्यादा बनाने के लिए करनी पड़ती है। स्पीकर साहब, सत्र के आखिरी दिन जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब चर्चा होती है तो आपके और विपक्ष के बीच जो है काफी ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन को लेकर सर जो है देखने को मिलता है। किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि विपक्ष ने उसके बाद भी कहा है कि इस प्रकार की चर्चा जो है वो नहीं की जा सकती। ये बात सही है कि विपक्ष की तरफ से एक विषय आया था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सेंटर का विषय है और उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती, परंतु मैंने रूल्स पढ़ के उनको ये बता दिया था कि इसके अंदर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, इसमें इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया
या उनके फैसलों के ऊपर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी, परंतु रूल्स के अंदर ये प्रावधान है कि जब भी कोई कार्य होता है प्रदेश में, किसी भी प्रकार का की कोई प्रक्रिया चलती है, अगर उसमें प्रदेश के अंदर किसी ऐसी भ्रम की स्थिति बन जाए या कोई ऐसी विकट स्थिति बन जाए जहां लोगों को लगता है कि इसमें सच्चाई क्या है, तो वहां रूल्स के मुताबिक हाउस के अंदर उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, जो कि मैंने करवाई है। और मुझे लगता है कि उसी से ही लोगों को सही जानकारी मिलती है कि जो पब्लिक के अंदर विषय चला हुआ है, जो भ्रांति है, उसकी सच्चाई क्या है। और इस प्रकार की प्रेसिडेंट्स, इस प्रकार के उदाहरण पहले भी हैं। आप सब को जानकारी होगी कि जब त्रिपक्षीय वार्ता, जो कि ये पुरानी बात मैं बता रहा हूँ कि जिस समय में केंद्र, हरियाणा और पंजाब राज्य ऐसे मिलकर जब पानी के बंटवारे और जो सारा इस विषय के ऊपर विषय चला हुआ था, तो उस समय भी कई बार इस प्रकार की परिस्थिति बनी थी, जिन परिस्थितियों के ऊपर हाउस में चर्चा कराई गई थी। और इसी तरीके से और भी ऐसे मौके आए हैं, जब SYL का निर्माण हो रहा था तो बार बार काम रुकता था, बाधित होता था, तो उस समय में भी इस प्रकार के प्रस्ताव आए जिसके ऊपर हाउस ने चर्चा की कि इन परिस्थितियों में किस प्रकार से राज्य को आगे बढ़ना है। तो ये जो नोटिस था, ये उन परिस्थितियों के ऊपर चर्चा कराने का था जो कि रूल्स के अंतर्गत था। स्पीकर साहब, सर आपने कई बार विधायकों का प्रशिक्षण जो है वो करवाया है, लेकिन अभी आगामी दिनों में बजट सत्र भी होना है। एक तो सर क्या कोई प्रशिक्षण की तैयारी है, कि दूसरी ये जब बार बार जब सदन में कोई हल्ला बोलना होता है तो आप बार बार कोई रूलिंग की जब बात आती है तो रूल क्या कहता है, ये बात आप लगातार रिपीट करते हैं, लेकिन क्या सदस्यों को विधानसभा की जो नियमावली है उसको लेकर विशेष तौर पर कोई प्रशिक्षण की जरूरत आप समझते हैं क्या? खासतौर पर जो नए विधायक हैं, इस बार जो विपक्ष के कुछ नए विधायक हैं, उन्होंने सदन में जो बहुत ज्यादा जिस तरीके का उनका व्यवहार था, आपको लगता है कि और विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है, खासतौर पर विधानसभा की जो नियमावली जो है उसको लेकर जब बात हो? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे नए सदस्य, वो बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन है, परंतु जहाँ तक आपने ये विषय रखा है, इसमें मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि नियम प्रक्रिया वो बिल्कुल स्पष्ट है, परंतु उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर व्यक्ति को खुद के ऊपर ही कोई ना कोई एक, कहाँ तक हमारी लिमिट्स हैं या कहाँ तक मर्यादा में हम रह सकते हैं, वो मुझे लगता है कि सबकी एक जिम्मेवारी है। नियम कानून एक चीज़ होती है, जिम्मेवार लोगों के लिए नैतिकता एक चीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि सभी को उस मर्यादा के बीच में रहना चाहिए। सर, इस बार जो है आपने विंटर सेशन में जो चैलेंजिंग सिचुएशन हुई है, पहले तो बड़े अच्छे सेशन चले हैं, आपने उनकी तारीफ भी की है, लेकिन अब विपक्ष दोनों को इस बार आपने कंट्रोल किया, मंत्रियों को भी बैठाया। विंटर सेशन को किस तरह से ले रहे हैं सर इस बार? नहीं, देखिए, हर सेशन में विषय अलग अलग होते हैं, हर सेशन के हालात अलग अलग होते हैं, और इसको मैं बहुत बड़ा उस तरह से नहीं मानता, क्योंकि आखिर में जो भी सत्र के अंदर विषय होते हैं वो जनहित के लिए होते हैं, और इस प्रकार की परिस्थितियां कभी कभी बनती हैं। तो स्पीकर की जिम्मेवारी है कि हाउस ऑर्डर में चले, और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको बैलेंस करने का मेरा हमेशा प्रयास रहता है, और ये प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिले ताकि वो लोगों की भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर सकें। साहब, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किया आपने विधायकों के लिए, खासकर नयों के लिए, लोकसभा में भी लेके गए सबको। ये विंटर सेशन में या इससे पहले के जो सत्र हुए ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद, क्या आप सेटिस्फाई हैं इस ट्रेनिंग से, उसका कुछ नतीजे देखने को मिले आपको? देखिए, ट्रेनिंग का हमेशा लाभ होता है, और मैं समझता हूँ कि अभी जैसे हरियाणा विधानसभा का हमने एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान वो लॉन्च किया है अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, ताकि उनकी दक्षता बढ़े और हर विषय पे किस प्रकार से काम करना है वो चीज़ों में क्लैरिटी हो, ज्ञानवर्धन हो, अपडेटेड हो। इसी प्रकार से जो माननीय सदस्य हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, परंतु फिर भी विधायिका के अपने नियम प्रक्रियाएं हैं। विधायिका के अंदर किस प्रकार से हमें अपना कार्य करना है, ये अलग से एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विधायकगण अध्ययन करेंगे, उतने ही वो एक अच्छे लेजिस्लेटर साबित होंगे। और मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लगातार जारी रखेंगे, और बहुत से अधिकतर जो हमारे सदस्य हैं
उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इन कार्यक्रमों से उनको लाभ हुआ है और उनकी रुचि भी विधायिका के प्रति बढ़ी है। सर, इसमें दो चीजें हैं। एक तो हुड्डा साहब ने भी लास्ट डे पर एक क्वेश्चन उठाया था, आपसे बात की थी कि उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ जब मेन ऑपोजिशन जो कि कांग्रेस है उनका कोई कॉलिंग अटेंशन या फिर कोई भी काम। देखिए, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, पहले जी। और दूसरा सर, एक ना कुछ फोन से वीडियोस भी जो है वो विधानसभा के अंदर से रिलीज हुए हैं, ये देखा गया है। रूल्स के मुताबिक क्या ये अलाउड है? जिस तरह नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो मैं संज्ञान लूंगा। जी, कांग्रेस ने आपके जो है बायसनेस होने का आरोप लगाया है। इस बात की एक सदन की तरफ से ये बात कही गई है अपोजिशन की तरफ कि भाई चेयर को लेकर के कि चेयर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके लिए नेता सदन ने चिंता जताई, क्योंकि यहाँ से ये विधानसभा से निकल करके बहुत सारे साथी जो हैं अपने चले चले आगे पहुँचते हैं लोकसभा के अंदर। चेयर को लेकर के जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए सारे मेंबर्स जो हैं, उसको लेकर के जो मुख्यमंत्री की जो चिंता थी उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण हरियाणा विधानसभा का है और ये कभी कभी इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, परंतु कुल मिला के सब मिलकर सही दिशा में आगे बढ़ें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी 2 दिन पहले, उसमें स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि जिस तरह से मतलब अध्यक्ष से हम लोग बात बीएससी मीटिंग में भी जो चर्चा हुई वो फ्लोर विधानसभा में बात नहीं आई। एक तरह से पक्षपात का आरोप लगाया। तो 90 विधायकों के अध्यक्ष हैं, न तो सरकार की मतलब कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि उनकी सुनी नहीं गई नेता विपक्ष। देखिए, मैंने सभी आंकड़े रखे हैं और मैंने उसमें ये भी बताया है कि विपक्ष को कितना समय मिला है और सत्ता पक्ष के विधायकों को कितना मिला है, और वो आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष को काफ़ी समय और ज़्यादा समय मिला है। साथ ही साथ बीएससी के अंदर जो विषय आया था सिटिंग बढ़ाने का विषय आया था, तो मैंने एक सिटिंग बढ़ाई भी है। जी, जी, मैंने इसका जवाब दे दिया। जी, जी। एमएलए हैं मामन खान, उनका कहना था कि वो पिछले 6 साल से शून्यकाल में अपने सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनका जवाब सदन की ओर से नहीं दिया जा रहा। तो क्या सर वो शून्यकाल में जो सवाल पूछते हैं एमएलए, उनका जवाब क्या है? देखिए, ये मैंने जैसा अभी बताया है कि जो भी माननीय सदस्य अपनी बात रखता है उसके अंदर जो होने वाला कार्य होता है, सरकार अगर उसकी हामी भरती है, अगर एश्योरेंस देती है, तो वो कमेटी के पास जाता है। कमेटी उसको रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग होती है और उसके ऊपर कार्य भी कमेटी करती है। नए विधान भवन के बारे में क्या प्रोग्रेस है? नए विधान भवन को लेकर प्रदर्शन करना चाहे तो किस तरह से करे, क्योंकि वेल में जाता है, आपने नाम नेम कर दिया। नहीं, देखिए, सड़क का प्रदर्शन और यहाँ का विरोध, वो उसमें दोनों में फ़र्क होता है। जो सदन है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पर हम शब्दों से अपनी बात रखें और विषय के ऊपर गंभीरता से अपनी बात रखें। सार्थक चर्चा का मतलब ये नहीं होता कि हम विरोध नहीं कर सकते। विरोध भी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वो पूरा का पूरा प्रावधान है, और मुझे लगता है उसी लिमिट में रह के सब करें तो वो जनहित में है। जी, ये सर नए विधान भवन को लेकर विधानसभा पिछली विधानसभा हम लोग 3 देखते आ रहे हैं जी, उससे बेहतर ये विधानसभा हम मानेंगे, क्योंकि कम से कम विरोध हुआ, कम से कम लोग बेल में आए। इस बार ही बेल में आने का ज़्यादा आया है। आपको कैसा महसूस होता है कि इस बार आप और किस तरीके से बेहतर और कर सकें या कुछ कमी रह गई? देखिए, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है कि सदन सुचारू रूप से चले और उसमें सभी के सहयोग के साथ ही ये संभव है। साथ ही साथ मेरा ये फोकस है कि विधायिका को और प्रभावी बनाने के लिए, जिस प्रकार से मैंने अभी पिछली कुछ गतिविधियों का भी जिक्र किया और लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि विधायिका की जानकारी भी अधिक से अधिक लोगों में पहुंचे, आम नागरिक के अंदर विधायिका के प्रति रुचि भी हो और जागरूकता भी हो। क्योंकि जितना जागरूक समाज होगा उतना ही कहीं ना कहीं एक अलर्ट हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे। तो उस नाते से भी हम काम लगातार कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम इस दिशा में काम करते रहेंगे। इसी में एक सवाल है सर कि जैसे केंद्र में नए विधानसभा भवन बनाने के लिए मांग जो हम लोगों ने की थी, यानी हरियाणा ने जो की थी, उसको डिनाई कर दिया है।
अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस प्रकार का कोई डिनायल नहीं है। ये पिछले दिनों में भी इस खबर का खंडन, क्योंकि उन्होंने देने को मना किया। बिल्कुल इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दिया था और मैंने भी इस बात को रखा था, क्योंकि आने वाले समय में जब सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमें एक बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए सर्वदलीय बैठक के अंदर भी जो हमारी चर्चा हुई, जिसमें अभी के हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ हमारे सदन के नेता, अन्य सभी सदस्य, उसके अंदर सभी दलों के सदस्य थे और उसके अंदर 2-3 विकल्पों के ऊपर भी चर्चा हुई थी। उन सभी के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं और सभी के अंदर जो भी फिजिबल होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ये सर नए विधान भवन के बारे में क्या स्थिति है, सभी जानना चाहते हैं। मैंने अभी यही जवाब दिया है कि हम जिन विकल्पों के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो सभी विकल्प खुले हैं। उनमें से जो भी फिजिबल होगा या जिस पे भी हम आगे संख्या बढ़ेगी तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सब हमने इंतजाम किया हुआ है। वंदे मातरम जो शब्दावली को विपक्ष के शब्दावली को गलत बोली है, वंदे मातरम के बारे में ध्यान नहीं था, उसकी बात भी उन्होंने चर्चा की है। उसके बारे में कैसे देखते हैं? जैसे वंदे मातरम के ऊपर बात कर रहे थे, उन्होंने शब्द कहा कि वंदे मातरम में ये शब्द में ये अर्थ निकलता है, कुछ नेचर के साथ। देखिए, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड में है और जो चर्चा वहाँ हो चुकी है मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा। ठीक है सर, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए प्रभु से कामना। चलिए।